गुरुकुल सफ़र। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग आदित्य रंजन सर का जो साइंस का बुक निकला है फ्रेंड्स, जिसमें 5,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग एमसीक्यू प्लस एक लाइनर, जितना भी एक लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसका हम लोग डेली चैप्टर वाइज करने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो लोग रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जिनका भी एग्जाम है फ्रेंड्स, एएलपी का जिनका भी एग्जाम होने वाला है, या टेक्नीशियन, एनटीपीसी या रेलवे जेई, सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का आपका पहला टॉपिक है मात्रक, बीमा तथा गति के नियम। इतना सारा आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूरी, सबसे पहले दूरी हम लोग पढ़ेंगे कि दूरी किसे कहा जाता है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। इसी तरह से है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहा जाता है। जैसे कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहा जाता है। अगला है एक लाइनर क्वेश्चन है कि बड़ी दूरियां को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एसआई इकाई के गुणज होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। ये सब क्या है आपका, यानी कि बड़े मात्रक यानी कि दूरिया को मापने के लिए इकाइयाँ। ठीक है, अगला है कि छोटे दूरी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एसआई इकाई को उपगुणक कहते हैं। जैसे कि छोटी दूरी को मापने के लिए जो एसआई इकाई होता है उसे यानी कि गुणक कहते हैं। जैसे कि मिली, सेंटी, डेसी, ये सब आपका माइनस में होगा फ्रेंड्स। ये सब जो आपका होता है माइनस में होता है, और ये जो बड़ा मात्रक होता है आपका प्लस में होता है। ठीक है, अगला है आपका, देखिए जैसे कि देखिए 10 के विभिन्न घातों को पूर्ण लगन के उनके संकेत। जैसे कि एक्सा का जो पावर होता है, एक्सा को 10 की पावर 18 होता है, पेंटा 10 की पावर 15, टेरा 10 की पावर 12, गीगा 10 की पावर 9, मेगा 10 पावर 3, उसके बाद आएगा किलो, जिसको 10 पावर 13 यानी कि 3 हो जाएगा, किलो 10 के पावर 3, हेक्टो 10 के पावर 2, डेका 10 के पावर 1, डेसी 10 के, देखिए यहाँ से आपका छोटा मात्रक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 10 के पावर -1 हो जाएगा आपका सेंटी का हो जाएगा आपका 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9। ठीक है, नैनो का आपका हो जाएगा 10 के पावर -9। उसके बाद आगे आपका दिया हुआ है पीको 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर -15, ऑटो यानी कि 10 के पावर -18। देखिए जैसे जैसे नीचे आया जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि सबसे छोटा मात्रक आपका हो जाएगा 10 के पावर -18। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका खगोलीय दूरी। देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल लंबाई को यानी कि कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो आपका होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापी जाती है, उसे खगोलीय इकाई कहा जाता है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई बराबर जो आपका होता है 1.496 × 10⁻19 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे है आपका एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो देखिए एक पारसेक बराबर जो आपका होता है 3.086 × 10⁻16 मीटर, या तो फिर 3.26 प्रकाश वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता है फ्रेंड्स। अगला एक लाइनर क्वेश्चन है आपका। देखिए लंबाई का प्रयोगात्मक, कैसे लंबाई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक फर्मी मीटर या एक फेमटो बराबर कितना, मीटर में कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स। तो 10 की पावर -15 जो अभी बताए थे। पेंटो का होता है ना 10 पावर 15 होता है। ठीक है, यहाँ फेमटो है तो 10 पावर -15 हो जाएगा। एक पिको मीटर बराबर 10 पावर 15 मीटर। एक एंगस्ट्रम 10 पावर -10 मीटर होता है। नैनोमीटर हो जाएगा आपका 10 पावर -9। अब एक माइक्रोमीटर बराबर जो आपका होता है 10 पावर -6 मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भौतिक राशि और उसके मात्रक। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं हम लोग भौतिक राशि और उसके मात्रक। किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। जैसे कि तेल हो गया या चावल, ये सब मापते हैं, यानी कि दूध हो गया, ये सब आपका क्या है फ्रेंड्स, मापक है।
भौतिक विज्ञान में मापे जाने वाली कोई भी मात्रा भौतिक मात्रा कहलाती है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब आपका क्या है फ्रेंड्स, भौतिक मात्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लंबाई, द्रव्यमान और इकाई को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 इकाइयों की प्रणाली है, जैसे कि MKS प्रणाली, CGS प्रणाली और एक है आपका FPS प्रणाली, जिसे फुट पाउंड सेकेंड कहा जाता है। MKS मास, द्रव्यमान और समय। ठीक है, इसी तरह से अगला है CGS और MKS सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है। तो CGS है ना, अब MKS सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है आपका फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, फुट पाउंड सेकेंड को ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। एक आपका है MKS प्रणाली, उसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी कि SI मात्रा कहा जाता है। ठीक है, इसी से हम लोग मेजर करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट से हम लोग मापन यानी कि मेजर करते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका CGS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। MKS का आपका हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड हो जाएगा, और फुट पाउंड सेकेंड का आपका हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड FPS का हो जाएगा। ठीक है, अगला है लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माप को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसे मौलिक माप या आधारी माप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मौलिक माप या आधारी माप कहा जाता है। देखिए, मौलिक इकाई कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। ठीक है, तो मौलिक इकाई जो आपका होता है 7 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद हम लोग मात्रक देखने वाले हैं। सबसे पहले नाम देखेंगे, उसके बाद मात्रक देखेंगे, फिर सेकेंड यानी कि संकेत देखेंगे, उसके बाद बीमा देखेंगे। तो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, संकेत M से डिनोट करते हैं। बीमा जो आपका होता है यानी कि डायमेंशनल, उसे कहा जाता है L से सूचित किया जाता है। उसके बाद है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा kg हो जाएगा, जिसे kg से डिनोटेड किया जाता है, और बीमा आपका M हो जाएगा। समय को सेकेंड हो जाएगा, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। और दो आपका और होता है फ्रेंड, जिसे पूरक इकाई कहा जाता है। ठीक है, माप की 2 और इकाइयाँ जिसे पूरक मात्रा कहते हैं। एक समतल कोण हो जाएगा आपका, एक ठोस कोण हो जाएगा। ठीक है, समतल कोण को रेडियन मात्रक होता है, और ठोस कोण का आपका स्टेडियन होता है, जिसका संकेत RAD हो जाएगा, और SR आपका हो जाएगा संकेत, जिसे डिनोटेड किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए उसके बाद आपका क्षेत्रफल आ गया है, यानी कि फॉर्मूला, यानी कि वह मापा जाने वह मापा मान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा मापने का यूनिट है, उसे मानक इकाई कहते हैं फ्रेंड्स, जिसे SI मात्रा कहते हैं। चलिए मात्रा और विमाएं देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है आपका मीटर स्क्वायर होता है, जिसका विमाएं L स्क्वायर होता है। उसके बाद है आयतन, आयतन का आपका जो क्षेत्र यानी कि मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, और जिससे बीमा जो होता है वो हो जाएगा आपका L क्यू। उसके बाद है चाल का मीटर पर सेकेंड होता है फ्रेंड्स, यानी कि LT-1। वेग का आपका हो जाएगा M-1 यानी कि मीटर पर सेकेंड। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का आपका न्यूटन हो जाएगा मात्रक फ्रेंड्स। संवेग का आपका होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, संवेग का आपका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, जिसका यूनिट डायमेंशनल जो होता है फॉर्मूला MLT-1 होता है। अगला है आपका फ्रेंड्स आवेग का जो फॉर्मूला यानी कि मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है यानी कि बीमा जो होता है आपका MLT-1 होता है। अगला है दाब का जो आपका होता है kg मीटर पर सेकेंड पर kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, और इसका जो आपका यूनिट डायमेंशनल जो बीमाएँ होती है वो होता है ML-1 T-2। उसके बाद है आपका पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ तनाव kg मीटर पर सेकेंड, kg पर सेकेंड MT-2। उसके बाद है घनत्व का हो जाएगा kg मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद आ जाएगा फ्रेंड्स कोणीय वेग का होता है आपका यानी कि 1/s, जिसे S-1 कहा सकता है फ्रेंड्स। कार्य का जो मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर जूल। ठीक है, अगला है आपका कोणीय विस्थापन का रेडियन होता है। शक्ति का आपका होता है फ्रेंड्स वाट पर सेकेंड, यानी कि
जूल पर सेकंड, शक्ति का आपका जो हो जाएगा जूल पर सेकंड या जिसे वाट कहा जाता है। बल घूर्ण, बल घूर्ण का न्यूटन मीटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूटन मीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण तंग जिसे न्यूटन मात्रक होता है, उसके बाद यंग गुणांक जिसे मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। श्यानता गुणांक आपका हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद है धारिता, धारिता का जो आपका मात्रक होता है फराडे होता है। चालकता का पर ओम होता है फ्रेंड्स, यानी कि ओम पर ओम 1/ओम, यानी कि ओम -1 जिसे लिख सकते हैं। धारा घनत्व का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ फ्लक्स, फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है फ्रेंड्स। गुप्त ऊष्मा का आपका जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। कोणीय संवेग का आपका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अगला है आपका जड़त्व घूर्ण, जड़त्व घूर्ण को जो केजी मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर, जिससे MLT स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। भार, भार का हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका मात्रक हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसका जो बीमा हो जाएगा MLT-2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MLT-2। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए जिसका जिसका यानी कि समान मात्रक तथा समान बीमीय सूत्र वाला भौतिक इकाई, यानी कि जिसका मात्रक भी सेम होता है और बीमा भी सेम होता है। तो चाल और वेग का क्या होता है फ्रेंड्स, सेम होता है, जिसके LT-1 हो जाएगा। भार और बल का सेम होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग दोनों का जो बीमा होता है और मात्रक दोनों का समान होता है फ्रेंड्स, ML²T-1। उसके बाद है कोणीय वेग और वेग प्रवणता, उसके बाद संवेग और आवेग हो गया। ऊर्जा, कार्य और बल घूर्ण तीनों का जो बीमा होता है आपका ML²T-2 होता है। उसके बाद देखिए दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ये तीनों का फ्रेंड्स जो बीमा होता है मात्रक होता है सब सेम होता है, यानी कि ML-1T-2 होता है, ठीक है। अगला है आपका अपेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक आर्द्रता, मात्रहीन, इसका कोई बीमा नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सदिश तथा अदिश राशियां के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सदिश राशि किसे कहा जाता है, अदिश राशि किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश राशि, ठीक है, जिसे वेक्टर बोला जाता है फ्रेंड्स। वैसे भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसे सदिश राशि कहा जाता है। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। सदिश राशियां जैसे कि सदिश राशि का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब आपका जो हो जाएगा सदिश राशि का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है फ्रेंड्स सदिश राशि का। अदिश राशि किसे कहा जाता है, तो वह भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है, परिमाण होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अदिश राशि का, जिसे स्केलर कहा जाता है। द्रव्यमान, कार्य, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, धारा, ताप, ये सब आपका हो जाएगा अदिश राशि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है सदिशों को जोड़ का त्रिभुज का नियम। R वेक्टर बराबर हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है आपका सदिशों का जोड़ को समांतर चतुर्भुज का नियम लागू होता है। यदि कोई दो सदिश A और B एक दूसरे को थीटा कोण पर है तो परिणामी का परिणाम क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा आपका √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। जिसकी cos थीटा का मान -1 से छोटा और -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स सरल रेखीय गति, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका डेली इस चैनल पे आदित्य रंजन सर और SK झा सर का बुक का सलूशन करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जब शरीर के सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। आवर्ती गति कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए आवर्ती गति जो आपका होता है फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है। एक आपका सरल लोला गति और एक आपका हो जाएगा एक समान विद्युतीय गति। उदाहरण आपका हो जाएगा झूले की गति, घड़ी की सुई की गति, पेंडुलम, ये सब आपका हो जाएगा एग्जाम्पल।
वस्तु किसी मध्य या स्थिर स्थिति के आगे पीछे चलती है या जब गति दोहराती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। अगला है किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो न्यूनतम दूरी होता है उसे विस्थापन कहा जाता है। गति की दर एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाती है, उसे चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का SI मात्रक आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड होता है। यात्रा की कुल दूरी को कुल समय के विभाजन करने की चाल प्राप्त होता है, उसे औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। अगला है आपका औसत चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो औसत चाल बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय आपका हो जाएगा। अगला एक लाइनर क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। औसत वेग बराबर जो होता है आपका विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? विस्थापन। देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और ऐसे 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 चलते चलते यहाँ आया है, तो ये जो ऐसे ऐसे चल रहा है वो आपका क्या हो गया? दूरी हो गया। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस है वो आपका विस्थापन कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग की दिशा में त्वरण सकारात्मक होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होती है, जिसे प्लस कहा जाता है। वेग के विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है फ्रेंड्स, उसे ऋणात्मक त्वरण, जिसे मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है उसे एक समान त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण? तो एक समान त्वरण का। जैसे कि मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरण का हो जाएगा फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, भारी यातायात में वाहन किसका उदाहरण हो जाएगा? था असमान त्वरण का। वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है? तो औसत त्वरण को दर्शाता है। अगला है न्यूटन के गति के नियम की क्या विशेषता है फ्रेंड? तो यह गति के नियम सरल रेखीय गति में एक समान त्वरण पर आधारित होती है। न्यूटन के प्रथम गति का नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है फ्रेंड्स, किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो वस्तु रुका हुआ है वो रुकल ही रहना चाहेगा और जो चल रहा है वो चलना ही चाहेगा, तो वो आपका जड़त्व कहलाता है, या तो न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। अगला है जड़त्वता किसके समानुपातिक होती है? तो ये जो आपका होता है जड़त्व के समानुपातिक होती है। अगला है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है? तो ये जो आपका हो जाएगा जड़त्वता का ही माप है। ठीक है, किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति में स्वयं बदलने की असमर्था को क्या कहा जाता है? तो उसे गति का जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति का जड़त्व कहा जाता है। किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थ को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आराम की जड़त्वता के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आराम की जड़त्वता के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड को अपनी गति की दिशा में स्वयं बदलने में असमर्था को दिशा का जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिशा का जड़त्व कहा जाता है। अगला है एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। ठीक है, अगला है एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी दौड़ता रहता है, क्यों? तो गति के जड़त्व उसे दौड़ बनाए रखती है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति दौड़ता है फ्रेंड्स, तो दौड़ने के बाद एक बैक नहीं रुक पाता है, अगर रुकेगा तो वो फेंका जाएगा। क्यों फेंका जाता है? क्योंकि गति का जड़त्व को उसके साथ बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए जड़त्व का एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये जड़त्व का एग्जाम्पल हो जाएगा। रुके हुए वाहन के अचानक हिलने से यात्री के पीछे की ओर झुक जाना,
कालीन को डंडे से पीटने पर धूलकण का गिरना, पेड़ पौधे की शाखाएं को हिलाने से पत्ती का गिरना। ये सब आपका जड़त्व का एग्जाम्पल है। अगला है बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त की जाती है। तो देखिए बल का परिभाषा जो हो जाएगा आपका न्यूटन के प्रथम गति नियम से हो जाएगा फ्रेंड्स। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। और बल का व्यंजक जो हमें प्राप्त होता है वो द्वितीय से, जब बल का व्यंजक प्राप्त होता है वो दूसरा से, और बल का परिभाषा हम लोग न्यूटन की प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन हो जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम आपका हो जाएगा। अगला है कि अभी क्षुब्ध वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसे गति के प्रथम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गति का प्रथम नियम कहते हैं। अगला है गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है, उसे क्या कहा जाता है, गति का पहला समीकरण कहा जाता है। v बराबर u प्लस ए टी, क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गति का पहला समीकरण u v बराबर u प्लस ए टी। v जो आपका होता है अंतिम वेग होता है, और u जो आपका होता है प्रारंभिक वेग, ए आपका त्वरण हो जाएगा, t आपका समय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि चलिए अगला है न्यूटन के द्वितीय गति नियम। क्या है, न्यूटन की द्वितीय गति नियम। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। किसके किसके स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। तो गति का दूसरा जो समीकरण हो जाएगा आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ एस विस्थापन हो जाएगा, यू प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ए त्वरण हो जाएगा, टी समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है। तो देखिए जो बल का जो सूत्र होता है एफ बराबर ए में, एफ बराबर जो ए में जो होता है आपका न्यूटन की गति के दूसरा नियम से प्राप्त होता है। अगला है बल का सूत्र एफ बराबर ए में होता है फ्रेंड्स। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती है, उसे गति का दूसरा नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गति का दूसरा नियम कहते हैं। अगला है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से निर्धारित नहीं होता है, उसे गति का दूसरा नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गति का दूसरा नियम कहते हैं। क्रिकेट में जब कोई क्षेत्ररक्षक तेज गति से आती गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है या गेंद पकड़ लेता है। ऐसा क्यों किया जाता है फिर, तो गति का दूसरा नियम के कारण। क्या होता है, गति के दूसरा नियम के कारण। चलिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम का एग्जाम्पल देख लेता है फ्रेंड्स कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट लगती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है। ऊंची या लंबी कूद से जमीन पर खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे। ठीक है, बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक वार किया जाता है। ये सब आपका जो हो जाएगा न्यूटन गति के दूसरा नियम के एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेग के बारे में। ठीक है, तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। आवेग को आई से डिनोटेट किया जाता है फ्रेंड्स, और आवेग बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है एफ टी, यानी कि बल गुना समय होता है। आवेग का ए से मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, या तो केजी मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। एक से आवेग का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, यदि कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाया गया बल कम हो जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ी जाती है। उसके बाद सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाले चोट आदमी के रेत के टिल्ले पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा आवेग के कारण। जैसे कि आप मान के चलिए पत्थर पर गिर गए, ठीक है, और बालू पर गिरिएगा, तो आप लोग बताइए कि किस पे ज़्यादा चोट लगेगा। तो ऑफकोर्स पत्थर पे ज़्यादा चोट लगेगा, तो ये आपका जो हो जाएगा आवेग का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है फ्रेंड्स न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स न्यूटन की गति का तीसरा नियम।
चलिए अगला है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करती है, तो यह न्यूटन की गति के किस नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन की गति को तीसरा नियम को दर्शाता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत क्रिया बल होती है तो उसे एक साथ कार्य करता है, उसे गति का तीसरा नियम कहा जाता है। जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लगती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर एक समान और विपरीत बल लगाती है, ये आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति को प्रकट करता है? तो ये आपका तीसरा नियम हो जाएगा। चलिए तीसरा नियम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से पीछे की ओर गिर जाती है, ये आपका न्यूटन का तीसरा गति नियम हो जाएगा। ठीक है, गोली चलाने पर बंदूक को पीछे की ओर झटका देना, तैरते समय पानी से टकराना, नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर चलना, और रॉकेट का उड़ना, गति का तीसरा समीकरण, ये सब आपका हो जाएगा न्यूटन के तीसरा नियम। गति का जो तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर जो आपका होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as आपका होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग संगठन के बारे में पढ़ने वाला है। ठीक है, संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो आपका होता है 3 प्रकार के होता है, प्रत्यास्था, अप्रत्यास्था, एक हो जाएगा आपका अव्यस्त संगठन। क्या हो जाएगा? अप्रत्यास्था। ठीक है, देखिए एक आपका होता है प्रत्यास्था पर संगठन, अप्रत्यास्था संगठन है, और एक होता है आपका पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगठन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यास्थ के बारे में। जब किसी यह जिस गति से टकराएगा उसी गति से वापस आएगा, इसमें गतिज ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित रहता है। ई बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? 1 रहता है। अप्रत्यास्थ संगठन, यह जिस गति से टकराता है उस गति से वापस नहीं आता है बल्कि उससे कम गति से लौटता है। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। ई बराबर E<1। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगठन, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराएगी तो वह उस वस्तु से चिपक जाएगा और आपस में जुड़कर एक हो जाएगा और एक ही गति से चलने लगेगा। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है लेकिन संवेग संरक्षित रहती है। ई बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम, क्या पढ़ने वाले हैं? रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम। कौन सा सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम को दूसरा रूप है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। अगला है, गति के तीसरे नियम को सभी उदाहरण में से निम्न द्वारा समझाया जाता है, उसे किसके द्वारा? तो रैखिक संरक्षण के नियम के द्वारा समझाया जाता है। यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस प्रणाली का कुल रैखिक संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जैसे कि m1 u1 m2 v2 जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा? m1 m2 दोनों साथ साथ चलने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाला है फ्रेंड्स एक समान वृत्तीय गति। किसके बारे में? एक समान वृत्तीय गति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। बल कण और वेग के समकोण पर लगाकर किसी गति में कार्य करते हैं उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t सेकंड लगता है तो वेग भी इस प्रकार होगा, v बराबर 2πr/t हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किसी गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदलता है? तो प्रत्येक बिंदु पर उसका दिशा बदलते रहता है, केवल दिशा बदलेगा फ्रेंड्स। जैसे कि घूम रहा ये गति से, ये त्वरण गति की दिशा हर दिशा पर बदलता रहेगा। एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या अपरिवर्तित नहीं होता है? तो वेग, द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है आपका
चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार गति हम लोग पढ़ रहे हैं ना। किसी वस्तु का वृत्त की परिधि के अनुदिश से घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना एक समान वृत्ताकार गति कहलाता है। एक वस्तु किसी गति के दौरान अंदर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। किस स्थिति में एथलेटिक की गति अधिकतम त्वरित होती है? जब वह वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। ठीक है, अगला है आपका वृत्ताकार गति में छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित करता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु को निरंतर संवेग के लिए कौन सा बल प्रत्यारोपण होता है? जब बल केंद्र की ओर कार्य करता होता है अभिकेंद्रीय बल। जब केंद्र की ओर करेगा तो अभिकेंद्रीय बल। देखिए ये आपका एग्जाम्पल दे दिया है। मान के लिए गाड़ी चल रहा तो जब टर्निंग लेगा तो अभिकेंद्रीय बल करेगा, जब बाहर की ओर फोर्स लेगा तो आपका अपकेंद्र बल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले सरल लोलक के बारे में। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू करने वाला है फ्रेंड्स। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बार बार दोहराई जाती है उसे आवर्त गति कहा जाता है। अगला है वह गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होती है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होती है, उसे सरल लोलक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल लोलक गति कहते हैं। अगला है आपका एक दोलन को पूरा करने में लगा समय को आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल समय का एसआई मात्रक जो होता है आपका आवर्त काल जो समय का ऐसा मात्रक होता है जिसे सेकेंड कहते हैं। प्रति इकाई समय में दोलन की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1/t यानी कि 1/, आवर्त काल क्या होता है? 1/, आवर्त काल आपका हो जाएगा। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्टज होता है। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड l लंबाई की धागे से लटकाया जाता है तो t बराबर जो हो जाएगा 2π√L/g हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है फ्रेंड्स। यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर बैठकर झूले झूल रहे हैं तो वह काल तो जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स वो बदलता है, क्योंकि आवर्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है और वह खड़ी हो जाए तो समय अवधि कम हो जाएगा यानी कि लंबाई कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई आपका कम जाएगा, जिसके कारण झूला तेज हो जाएगा और उल्टा होने की विपरीत घटित होती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मात्रक पूछा है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 है, इसीलिए आवर्त काल अनंत हो जाएगा। गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण अवधि बढ़ जाती है यानी कि समय अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीरा हो जाता है। जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तो आवर्त काल घटता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू करने वाला है फ्रेंड, जो कि जिसका हम लोग थ्योरी पढ़ने उसका हम लोग एमसीक्यू करने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? ऋणात्मक त्वरण जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो वेग के विपरीत दिशा में होता है। किसके विपरीत दिशा में? वेग के विपरीत दिशा में होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है आपका जब हम 1 इंच को बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर बन जाएगा? तो 1 इंच बराबर जो हो जाएगा आपका 2.5 यानी कि 2.54 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 1 इंच बराबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t सेकंड लेती है तो v बराबर क्या हो जाएगा? तो v बराबर आपका हो जाएगा 2πr/t। क्या हो जाएगा? v बराबर 2πr/t यानी कोणीय वेग v बराबर आपका हो जाएगा 2πr/t। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक ऊंची उछाल लगाने वाले ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि लंबी छलांग की जड़ता बनी रहे। इसे लेने में क्या मदद करता है? तो गति। क्या करता है? गति मदद करता है। ऊंची छलांग के लिए क्या मदद करता है? गति करता है। अगला क्वेश्चन है यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है तो वस्तु को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा फ्रेंड्स? तो ये जो आपको हो जाएगा 1.9 यानी कि 1.43 सेकेंड आपका टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 10 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर कार्य करता है तो स्वतंत्र रूप से चलने पर स्वतंत्र पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा? तो F बराबर आपका होता है फ्रेंड्स ए में। क्या होता है? F बराबर ए में। F बराबर आपका दे दिया 10 न्यूटन
और m बराबर दे दिया 10 kg और a बराबर पूछा तो ये से ये कट जाएगा, तो a बराबर जो आपका हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड आपका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 जूल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु x बराबर 0 t बराबर 0 विश्राम से शुरू करती है, x अक्ष के अनुदिश 3 मीटर पर सेकंड निरंतर त्वरण के साथ गति करती है, तो 4 सेकंड में 8 सेकंड के बीच की औसत दूरी क्या होगी, तो इसको बना लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे इसका 18 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, 2 सेकेंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकेंड के लिए त्वरित वाली कार की दिशा में कितना गुना तय करेगी, ये जो आपका करेगा 4 गुना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए वायुमंडलीय दाब बोलेगा तो बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, समय t1 और t2 के बीच वेग समय वर्ग के अंतर्गत क्षेत्र वस्तु के बराबर होती है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसे जो कहा जाता है त्वरण कहा जाता है। अगला है, एक गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 4 सेकंड बाद इसके विस्थापन क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी 40 मीटर। जब किसी कार की गति को दुगना कर देते हैं तो उसे रोकने में कितना गुना अधिक दूरी लगाना पड़ेगा, तो ये जो आपको हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा, 4 गुना। अगला है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होता है, तो ये जो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, एक कार सीधी सड़क पर गमन करेगी तब। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब कार को त्वरण निरंतर बदलते रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो, एक समय तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो आपका हो जाएगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने वाला है, बाकी आपका डेली एक टॉपिक आपका अपलोड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, एक और सभी लोग कर लीजिए, क्योंकि आपका आदित्य रंजन सर का जो साइंस का बुक है फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना देता है फ्रेंड्स, जिस पे आप लोग को डेली वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।